हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में डिस्कस करते हुए अच्छे से समझ लिया है, रिवाइज कर लिया है। तो अब बात आती है अपने चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और इसीलिए बेटा पिछले 2 लेक्चर्स से हम बात करते आ रहे हैं अपने चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले हमने सॉल्व किए थे इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को भी कर लिया है सॉल्व। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में बेटा हम उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं पूरे 2 मार्क्स के लिए। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस के ऊपर। हर एक सवाल को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हुए समझने वाले हैं। तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं कि इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो आइए हम बिल्कुल उसी की तैयारी में अभी से लग जाते हैं और अपने आज के लेक्चर को भी फाइनली शुरू कर ही लेते हैं। चलो बेटा आ जाओ, सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बातों ही बातों में देखो हुआ क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द बर्निंग ऑफ ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन इन एयर। सवाल बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले आपको दिया जाएगा मीथेन, उसको आपको जला देना है, यानी कि उसका आपको कंबशन करवाना है। कंबशन के बाद में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके हिसाब से, मतलब मीथेन के कंबशन के हिसाब से यहाँ पर आपको उसकी एक इक्वेशन लिखनी होगी। फिर उस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस भी करना होगा। फिर आपको दिया जाएगा ईथेन, आपको उसका भी कंबशन करवाना होगा। फिर ईथेन के कंबशन की यहाँ पर आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी और आपको उसको भी क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बस इतनी सी बात है। आज अपन शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हें ना एक चीज, एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है। क्या कि जब भी कार्बन का कंबशन होता है तो हमेशा बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं यहां पर तुमको कोई ऑप्शन नहीं दूंगी कि तुम बेटा तुम इसको याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं, ऑप्शन तुम्हें दे ही नहीं रही हूं। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हें यह याद करना ही होगा कि जब भी कार्बन का कंबशन होता है तो एक्चुअली वहां पर रिएक्शन होती है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, जिसके कारण यहां पर बनती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ ढेर सारी हीट एंड लाइट एनर्जी। आई बात समझ में? तो ये चीज सब लोग अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे, याद कर लेंगे। ओके, अब आ जाओ, हम बात करते हैं सबसे पहले मीथेन के कंबशन की। देखो बेटा, नो डाउट कि मीथेन क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है, उसमें कार्बन के एटम्स तो होंगे होंगे, बट ये एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है कि इसमें ना सिर्फ मीथेन में ना सिर्फ आपको कार्बन के एटम्स मिलेंगे, बल्कि आपको यहां पर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन के भी एटम्स मिलने वाले हैं। कहने का मतलब बेटा ये है कि मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। कार्बन का कंपाउंड तो है, लेकिन कौन सा वाला, ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। इसमें आपको अलोंग विद कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स भी मिलेंगे। भाई फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का, ये देखो CH4। आपके पास क्या है, मीथेन का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में यहां पर आपको कार्बन का एक एटम तो दिख ही रहा है, मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ देखो ना, हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स यहां पर आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिर तो करवाओ इसका कंबशन, करवाओ इसका कंबशन, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी कि नहीं बनेगी। इसीलिए ऊपर वाली जो बेसिक एक रिएक्शन है वो मैं आपसे कह रही हूं कि आप याद कर ही लो कि जब भी कार्बन का कंबशन होगा, जब भी कार्बन का कंबशन होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी ही बनेगी। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, यहां पर अब हम करवा रहे हैं मीथेन का कंबशन। उसमें क्या है, कार्बन है, तो जब उसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी बनेगी, साथ ही साथ बेटा यहां पर पानी भी बनेगा। क्यों बनेगा पानी, अरे मैं बोल तो रही हूं, इसमें ना सिर्फ कार्बन का एटम है बेटा, हाइड्रोजन के भी तो एटम्स है ना।
तो इसीलिए जब इसका कंबशन होगा तो ये तो बनेगी बनेगी, साथ में पानी भी बनेगा और ढेर सारी हीट एंड लाइट भी बनेगी। ठीक है, तो अब जा करके आपकी इक्वेशन हुई है बेटा कंप्लीट। देखो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ना प्रोडक्ट्स का आइडिया होना चाहिए कि जब मीथेन का कंबशन हो रहा है, इथेन का हो रहा है कंबशन, तो एग्जैक्टली क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए बेटा, तब जाकर के आप इक्वेशन सही सही लिख पाओगे। जब आप इक्वेशन सही लिखोगे तब जाकर के आप उसको ठीक से बैलेंस कर पाओगे। अगर आपने इक्वेशन ही सही नहीं बनाई तो फिर बैलेंसिंग तो क्या ही सही होगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो इक्वेशन अपन ने लिख दी है, अब क्या करेंगे? सवाल क्या बोल रहा है? अरे भाई बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, बैलेंसिंग भी करनी है। आ जाओ करते हैं शुरुआत। अपन करते हैं बेटा कार्बन के एटम के साथ। आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन का एक एटम है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन का एक ही एटम है, मतलब कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं। ठीक है, अपनी इस इक्वेशन में अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन एटम्स को। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं? 2 + 1 यानी कि 3। ओके, राइट हैंड साइड में बेटा ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, 2 यहां पर, 1 यहां पर, प्लस हो गया कितना? 3। और यहां पर कितना है? यहां पर तो 2 ही है, मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ऑक्सीजन के एटम्स की कमी है। तो कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर यहां पर बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? अरे लगाएंगे ना कोफिशिएंट। आ जाओ लगाते हैं कोफिशिएंट। यहां पर बेटा हमने लगाया है कोफिशिएंट कितना? 2। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए? देखो बेटा ये जो ऊपर नीचे वाले नंबर होते हैं ना ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 4। कोफिशिएंट लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ तो गया, बढ़ करके लेकिन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। कितना हो गया? 4 एटम्स हो गए बेटा अब ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां पर अब 3 है। मतलब वैसे भी यहां पर पहले से ही 3 ही एटम्स थे, यहां पर कम थे, तो कोफिशिएंट लगाया तो बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 4 हो गए। अब यहां पर क्या हुआ बेटा? राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स की कमी हो गई, तो कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर भी लगाएंगे कोफिशिएंट, ताकि ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर यहां पर बढ़ जाए। अब सवाल यह है कि मैम कोफिशिएंट कहां लगाएं? यहां लगाएं या यहां लगाएं? लगा तो तुम दोनों ही जगह सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोफिशिएंट हम यहां लगाएं, यहां ना लगाएं। आप बोलोगे कि मैम क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने कोफिशिएंट यहां लगाया ना तो नो डाउट कोफिशिएंट लगाने से यहां पर ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा बेटा? कार्बन के भी तो एटम्स का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा ना। यहां पर भी आप जो भी यहां पर कोफिशिएंट लगाते हो, मान लो कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो कि देखो यहां पर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, दिख रहा है मॉलिक्यूल, इसमें आपको 3 अलग अलग एटम्स दिख रहे होंगे। सोडियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, और हाइड्रोजन का भी यहां पर एक एटम है। ठीक है, तो अगर बेटा आप इसके सामने कोई कोफिशिएंट लगाते हो तो ये जो कोफिशिएंट आपने लगाया है ये ना सिर्फ सोडियम के एटम्स का नंबर बढ़ाएगा, बल्कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यानी कि इन तीनों ही एटम्स का, या ऐसा बोल सकते हो कि इन तीनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर ये कोफिशिएंट बढ़ा देगा। ये मत समझना कि मैम सोडियम के बगल में लगाया है कोफिशिएंट तो केवल उसी के एटम्स का नंबर बढ़ेगा, नहीं। ये मॉलिक्यूल है बेटा, ये मॉलिक्यूल है। यहां पर आपको 3 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स दिख रहे हैं, एक सोडियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है। तो अगर आपने यहां पर लगाया कोफिशिएंट 2 तो इसको लगाने से क्या होगा? सोडियम के एटम्स का नंबर हो जाएगा 2, ऑक्सीजन के भी एटम्स का नंबर हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन के भी एटम्स का नंबर हो जाएगा 2। तो तीनों एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बेटा क्या हुआ? बढ़ गया है। तो सिमिलरली अगर आपने यहां लगा दिया कोफिशिएंट बेटा तो ना सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ेगा, कार्बन के एटम्स का भी नंबर जो है ना बेवजह बढ़ जाएगा। तो कृपया करके जो है ना कार्बन के एटम्स को मत छेड़ो। अपन ने पहले ही देख लिया था कि हाँ यहाँ पर कार्बन के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड है, यहाँ पर भी एक एटम, यहाँ पर भी एक एटम। अब अगर तुमने यहां लगा दिया कोफिशिएंट तो फिर हो जाएगी गड़बड़। कार्बन के जो एटम्स है बेटा वो हो जाएंगे अनबैलेंस, उनको मत करो, उनको मत छेड़ो। तो कोफिशिएंट यहां मत लगाओ, तुम यहां लगा दो, यहां लगा दो। कितना लगा दो? 2 लगा दो। अब काउंट करो कितने हो गए यहां पर ऑक्सीजन के एटम्स राइट हैंड साइड में? 2 + 2 यानी कि हो गए 4। भाई यहां से 2, यहां से 2, कितने हो गए? 4 हो गए कि नहीं हो गए? थैंक गॉड। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के ही बेटा एटम्स क्या हो गए? बैलेंस्ड हो गए। अब लास्ट क्या बचा? हाइड्रोजन बचा है।
आ जाओ अपन उसको भी कर लेते हैं फटाफट से बैलेंस। हाइड्रोजन के बेटा लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं? मैंने क्या कहा था, ऊपर नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ओ माय गॉड, यानी कि यहाँ पर जो हमने बेटा ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए जो कोफिशिएंट लगाया था, उस कोफिशिएंट से क्या हुआ है, हाइड्रोजन के एटम्स का जो नंबर है बेटा वो राइट हैंड साइड में बढ़ गया और बढ़ करके क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। यानी कि फाइनली अपने हाइड्रोजन के एटम्स भी क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पर 4 एटम्स, यहाँ पर 4 एटम्स, ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 4 एटम्स, यहाँ पर 4 एटम्स, और कार्बन का एक एक एटम दोनों तरफ। फाइनली अपनी इक्वेशन क्या हो गई बेटा, बैलेंस हो गई है। बधाई हो। अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं, अब अपन बात करेंगे इथेन की। भाई हो गई मीथेन की बात, और कितनी बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे बेटा इथेन की। व्हाट इज इथेन? इथेन भी बेटा एक अल्केन ही है, अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। फर्स्ट मेंबर कौन है, ये मीथेन, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। अब आप खुद देख लो बेटा, अब आप खुद देख लो, जब आप इसका कंबशन करवाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी कि नहीं बनेगी? क्यों? क्योंकि इथेन में कार्बन है, लेकिन साथ में पानी भी बनेगा। क्यों? क्योंकि इथेन एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, कार्बन के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, पानी भी बनेगा, अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, इक्वेशन अपनी हो गई है, अब अपन इसको बैलेंस करेंगे। अब जिस तरीके से बेटा हमने ये मीथेन वाली इक्वेशन को बैलेंस किया था बेटा, वो मेथड कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। जो अपन ने यहां पर तरीका अपनाया ना ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उस तरीके को, उस मेथड को अपन बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कि आप कोफिशिएंट लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, कभी ना कभी तो सही कोफिशिएंट लग जाएगा, कभी ना कभी तो एटम्स का नंबर दोनों ही तरफ बराबर बराबर हो जाएगा। दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड भी बता चुकी हूं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसको अपन बेसिकली कोफिशिएंट मेथड ही बोलते हैं। और जब अपन पहली, दूसरी या तीसरी बार उस मेथड का इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो लगता है कि मैम ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी डिफिकल्ट है और बहुत लंबा मेथड है। पर एक बार जहां तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई कोफिशिएंट मेथड की, तो फिर बेटा तुम किसी भी इक्वेशन को जो है ना आराम से बैलेंस कर सकते हो। फिर तो तुम इस हिट एंड ट्रायल मेथड को देखोगे भी नहीं। तो वो जो मेथड है वो मैं आपको बता चुकी हूं, है ना। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है बेटा इथेन वाली, इथेन की कंबशन वाली, इस केमिकल इक्वेशन को मैं कोफिशिएंट मेथड से ही बैलेंस करना चाहूंगी। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब तुम हिट एंड ट्रायल मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस करने बैठोगे ना, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। कोफिशिएंट लगाते जाओगे, ये बैलेंस ही नहीं हो पाएगी तुमसे ठीक से। इसीलिए इस तरह की इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए बेटा कोफिशिएंट मेथड बेस्ट होता है। तो आ जाओ अपन इस्तेमाल करते हैं किसका, कोफिशिएंट मेथड का। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। C2H6 प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, और हीट एंड लाइट तो निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, अब कोफिशिएंट मेथड मैं आपको सिखा चुकी हूं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, फटाफट से जितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके बगल में एक एक अल्फाबेट वाला कोफिशिएंट लगा देंगे, A, B, C एंड D। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी के बगल में हमने क्या करें बेटा, एक एक कोफिशिएंट लगा दिए हैं। जनरली क्या होता है, अपन नंबर वाले कोफिशिएंट लगाते हैं, है ना। यहां पर 2 लगा दिया, यहां पर 2 लगा, लेकिन अभी हमने क्या करा है, अल्फाबेट वाले कोफिशिएंट लगाए हैं, लगा दिए। चलो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कार्बन एटम्स की, ठीक है ना। हमको बचपन से, मतलब कितना बचपन, ज्यादा नहीं, 9th क्लास से ही बताया गया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन में सपोज 3 एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो उन तीनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का जो नंबर है बेटा, उन तीनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहां पर आपके सामने जो केमिकल रिएक्शन लिखी है, यहां पर हमने, इसमें आपको 3 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, या 3 एलिमेंट्स के एटम्स दिख रहे होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नियम ये बोलता है कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का जो नंबर है वो यहां और यहां बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि बेटा जरा मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम्स हैं,
तुमसे मैंने क्या पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम्स है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम कार्बन के 2 एटम्स हैं। नहीं बेटा, यहां पर हमने कोफिशिएंट लगाया है। भाई यहां पर जब अपन देखो, जब अपन नंबर वाले कोफिशिएंट लगाते हैं तो अपन बोलते हैं ना, ये देखो ऊपर नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे जरा ये बताओ कि यहां पर इस इक्वेशन में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो तुम क्या करोगे, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है तुम उसको कोफिशिएंट वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, कि बस बोल दोगे कि नहीं मैम 2 ही एटम्स है। अरे कैसे 2 एटम्स है भाई, जहां यहां पर जो कोफिशिएंट लगा है तुम उससे उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, और फिर बोलोगे कि भाई यहां पर 4 एटम्स हैं। तो बेटा यहां पर भी तो अपन ने कोफिशिएंट लगाया है, माना कि यहां पर जो कोफिशिएंट्स है वो नंबर नहीं है बट अल्फाबेट्स तो हैं, कुछ तो है ना, तो उनको भी मल्टीप्लाई करो ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम्स है, तो तुम क्या बोलोगे, सिर्फ 2 बोलोगे? नहीं, उसके बगल में जो मतलब जो पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बगल में जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है बेटा, उसे तुम उसमें मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि तुम बोलोगे कि मैम लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के एटम्स हैं कितने, 2a, 2 into a 2a। और नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है कि भैया कार्बन के एटम्स यहां पे जितने भी हैं बराबर होने चाहिए उतने यहां भी, तो इज इक्वल्स टू। अब मुझे बताओ कि राइट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम्स हैं, तो बेटा जब यहां पर कुछ नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड होता है कि वहां पर 1 है ना। तो 1 को आप जब सी से, मैंने क्या बोला, जो भी कोफिशिएंट है चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फाबेट, भाई उसको मल्टीप्लाई तो करो तुम। तो आप बोलोगे कि मैम यहां पर ना राइट हैंड साइड में कार्बन का, वैसे आप बोलोगे कि मैम एक ही एटम है, लेकिन उस एक को आपको ये वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि अगर इसकी जगह 2 लिखा होता तो तुम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, बोलते ना कि मैम 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर अल्फाबेट है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम 1 into C, यानी कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में कार्बन के हैं C एटम्स, तो इज इक्वल टू के बगल में आप क्या लिख दोगे, C लिख दोगे। तो अभी अपन ने बात करी कार्बन एटम्स की कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम्स है, 2a, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, C, दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन के एटम्स की। मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम 2 into कोफिशिएंट, यानी कि 2 into b 2b, बहुत बढ़िया, जो कि बराबर होने चाहिए ऑक्सीजन एटम्स इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बेटा बताओ जरा ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो आप बोलोगे कि मैम 2 into c 2c प्लस, बेटा इसको नहीं भूलना, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है तो पानी में भी तो ऑक्सीजन है ना, तो राइट हैंड साइड में कितने हैं ऑक्सीजन के एटम्स, 2 into c 2c प्लस 1 into d 1d, यानी कि d, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा, हाइड्रोजन के एटम्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम 6 into a 6a, बहुत बढ़िया, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 6 into a 6a, बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6a हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2 into d 2d, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बेटा तुम्हारे पास क्या हुआ है, 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 1 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस में से हम वो कोफिशिएंट चुनेंगे जो सारी इक्वेशन में आया है या मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में आया है। भाई 3 इक्वेशन आ गई, अब इन तीनों में से हम वो कोफिशिएंट चूज करेंगे, ए बी सी डी में से हम वो कोफिशिएंट चूज करेंगे जो सारी इक्वेशंस में आया है, जो अधिकतर इक्वेशंस में आया है। जैसे अगर हम बात करेंगे कोफिशिएंट ए की, तो कोफिशिएंट ए इसमें आया है, ए इसमें आया है, 3 में से 2 में आया, 1 में नहीं आया, ठीक है। कोफिशिएंट बी इसमें आया है सिर्फ, मतलब कोफिशिएंट बी 3 में से केवल 1 ही में आया है। कोफिशिएंट सी इसमें भी आया है, इसमें आया है, इसमें नहीं आया, ठीक है। और कोफिशिएंट डी 2 में आया, मतलब कि कोफिशिएंट ए सी और डी ये तीनों वैसे हैं जो 3 में से 2 इक्वेशंस में आए हैं, और कोफिशिएंट बी ऐसे जो केवल एक ही इक्वेशन में आए। तो एक काम करो, अब तुम ए सी और डी इन तीनों कोफिशिएंट्स में से कोई भी एक कोफिशिएंट चूज करो और उसकी तुम वैल्यू ले लो, कितनी, 1। तो यहां पर मैं लेती हूं कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1। यहां पर मैंने कोफिशिएंट ए की वैल्यू ले ली है क्या, 1। भाई वो कोफिशिएंट जो मैक्सिमम इक्वेशंस में आ रहा है, जो सब इक्वेशंस में आ रहा है, उस कोफिशिएंट को मैं उठा करके उसकी वैल्यू मान लेती हूं क्या, 1। अब क्या होगा, इन तीनों इक्वेशंस में जहां जहां तुमको ए दिख रहा है वहां वहां उसकी तुम वैल्यू पुट कर दो 1।
तो इससे क्या होगा, जो दूसरे कोफिशिएंट्स है बी सी डी, उन्हीं की भी तुम्हारे पास क्या होंगी बेटा, वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है 2a इज इक्वल्स टू सी, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, a की जगह पे 1 रख दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने a की वैल्यू 1 मानी है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू सी की, तो बेटा c की वैल्यू कितनी आ गई, कोफिशिएंट c की वैल्यू 2 आ गई। जहां जहां मुझे a दिख रहा है वहां वहां मैं 1 रखती जाऊंगी, तो मुझे बाकी कोफिशिएंट्स की भी वैल्यू मिलती जाएगी। तो a की 1 है, c की कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं b की, मतलब ये जो थर्ड इक्वेशन है अपनी, यहां पर भी क्या है, देखो a है, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगी, a की जगह पे 1 रख दूंगी, तो कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 2d, तो 6/2 कर दो भाई, 6 इज इक्वल्स टू 2d है ना, तो 2 को नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा ये, 6/2 इज इक्वल्स टू d, यानी कि d इज इक्वल्स टू 3। अरे 6 का आधा कितना होता है, 3 ही ना होता है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। तो अपने पास 4 में से 3 की वैल्यू आ गई है, a, c और d की, लास्ट बची है b की। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। बस आपके पास c की भी वैल्यू है, d की भी वैल्यू है, तो आप b की भी निकाल सकते हो। तो 2b इज इक्वल्स टू 2 इंटू c की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो यहां पे रख दो 2 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है, 3। ठीक है, अब देखो कितना हो गया ये, 2b इज इक्वल्स टू 2 2 4 प्लस 3, कितना हो गया, b इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7, और यहां पर जो 2 था वो आ जाएगा कहां बेटा, राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में। भाई 2b इज इक्वल्स टू 7 था, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास बेटा चारों कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ चुकी है, a की अपन ने पहले लेके रखी थी, b की भी आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई। अब तुम क्या करोगे, यहां पर जो तुमने इक्वेशन लिखी है, जो a b c d तुमने लिखे हैं, उनके अपन क्या करेंगे, उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पे जगह नहीं, अलग बता रही हूं। तो एक बार मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। अरे ये बोर्ड क्यों पगला रहा है यार। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू अपन ने 1 ली थी। ठीक है, फिर b की वैल्यू कितनी आई थी, 7/2 आई थी। फिर c की वैल्यू कितनी आई थी, आई गेस 4 आई थी क्या, ओके 2 आई थी, c की वैल्यू आई थी 2, और d की वैल्यू कितनी आई थी, d की वैल्यू आई थी 3। ठीक है, तो अपन ने क्या करा है, इस इक्वेशन में बेटा कुछ नहीं, जो अपन ने कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाली ना, उन सबको ऐसे पुट कर दिया है। ठीक है, ये देखो। अब आप बोलोगे कि मैम यहां तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, ये कुछ खटक रहा है। तो एक काम करते हैं ना, अपन इस फ्रैक्शन को हटा सकते हैं। इस नीचे वाले जो 2 है, जो डिनोमिनेटर का 2 है, आप इसको हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो बेटा, आपको पूरी जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 से। भाई डिनोमिनेटर का 2 को हटाने के लिए न्यूमरेटर में 2 लाना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, कैंसिलेशन होगा। तो ये मत करना कि मैम 7/2 O2 है, तो सिर्फ इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे का 2 ऊपर का 2 से कट जाएगा, हो जाएगा। नहीं, पूरी इक्वेशन को आपको बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ इसको नहीं, पूरे को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जितने भी कोफिशिएंट्स लिए हुए हैं, उन सबको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो यहां पर आ जाएगा फाइनल कोफिशिएंट 2, तो 2 इथेन। ठीक है, प्लस 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नीचे का 2 ऊपर का 2 कटेगा, बचेगा क्या 7, तो 7 O2। 2 2 जा कितना होता है 4, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 3 2 जा कितना होता है 6, तो 6 पानी। अब जाकर के आपकी इक्वेशन हुई है बेटा बैलेंस्ड। इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट मेथड। पहली बार जिस बच्चे ने देखा होगा, समझा होगा, उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा कि मैंने तो लंबा मेथड है। नहीं बेटा, ये लंबा मेथड नहीं है, तो मैं समझा करके मैं ये सब कर रही हूं, इसीलिए टाइम लग रहा है, वरना तो ये 1 मिनट का खेल है। और अगर तुम इसी इक्वेशन को बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड से करते, ये वाले मेथड से, बहुत लंबा टाइम जाता और हो सकता कि तुमसे बनती भी नहीं। लेकिन ये जो कोफिशिएंट मेथड है, ये बेटा ऐसा मेथड है कि तुमसे इक्वेशन बन ही जाएगी बैलेंस करते हुए। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आ गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। ट्वाइस ऑफ इथेन प्लस 7 O2 प्लस 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 पानी, यही है आंसर। चेक कर लें क्या, हाँ यही है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया है सॉल्व। थोड़ा सा टाइम लगा, पर कोई बात नहीं। अगर आप कोई भी सवाल में कुछ भी एक नई चीज सीखते हो,
तो इसका मतलब क्या, आपने अच्छे तरीके से उस सवाल को सॉल्व किया है। चलो नेक्स्ट, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन बाय ड्रॉइंग देम। ओके, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का बेटा दोनों ही क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। इनके स्ट्रक्चर्स को आपको कंपेयर करना है बाय ड्रॉइंग देम, मतलब आपको इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो बेटा साइक्लोहेक्सेन का देखो, अगर तुमसे किसी भी XYZ कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तो अगर तुम्हें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो तो तुम बहुत इजीली क्या कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये पता है कि साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12, ठीक है, और बेंजीन का होता है C6H6। तो मुझे ये पता है कि जो दो कंपाउंड्स के यहाँ पर स्ट्रक्चर मुझसे ड्रॉ करने के लिए बोले जा रहे हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है। साइक्लोहेक्सेन का है C6H12 और बेंजीन का है C6H6। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब इन फॉर्मूले के हिसाब से मैं इन दोनों के ही स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली ड्रॉ कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगी साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है ना। C6H12 मतलब कि यहां पर कार्बन के होंगे 6 एटम्स, जिनसे कि जुड़ेंगे हाइड्रोजन के 12 एटम्स। लेकिन ये जो कार्बन के 6 एटम्स होंगे ना बेटा, कार्बन के 6 एटम्स एक साइक्लिक आप बोल सकते हो कि फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, यानी कि एक साइकिल में क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे, साइकिल बना रहे होंगे, तभी तो वर्ड क्या लगा है, साइक्लो। तो तुम्हें यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स की बेटा क्या करनी है, एक साइकिल बनानी है। आ जाओ बनाते हैं। ये रहा एक कार्बन एटम, थोड़ा नीचे बनाएंगे। ये रहा एक कार्बन एटम, ये हो गए 3, ये हो गए 5 और ये हो गए 6। यार यहां पर भी नहीं, रुको, यहां बनाती हूं। कार्बन का एक एटम, 3 एटम, 5 एटम्स और ये हो गए कार्बन के 6 एटम्स। तो 6 एटम्स ने क्या करा है बेटा, साइकिल बना दी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन 6 कार्बन एटम्स के साथ ये 12 हाइड्रोजन एटम्स भी जोड़ने। कैसे जोड़ेंगे, देखो, अगर तुम ये वाले कार्बन एटम को देखोगे बेटा, तो ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना के, भाई हर एक कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड। ये 2 बना के बैठा हुआ है, 2 और बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन एटम्स के साथ। हो गई इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कार्बन की। देखो ये भी 2 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 और बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ। जो ये कार्बन का एटम है, ये भी बना के बैठा हुआ है 2 बॉन्ड्स, 2 और बनाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ये भी 2 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ये 2 और बनाएगा हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना के बैठा है, 2 और बनाएगा हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ये भी इसी तरीके से बना लेगा 2 और बॉन्ड्स 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो अब जाकर के बेटा साइक्लो जो हेक्सेन है उसका स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट, यानी कि हर एक यहाँ पर कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में जुड़ता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी बेटा, बेंजीन की। यहां पर भी क्या है, बेंजीन के 6 कार्बन के एटम्स हैं जो कि साइकिल में ही अरेंज्ड होंगे। तो 3, 5 और ये 6 हो गए कार्बन के 6 एटम्स बेंजीन के, ठीक है। लेकिन यहां पर बेटा हाइड्रोजन के 6 ही एटम्स हैं, कार्बन के भी 6 और हाइड्रोजन के भी 6 हैं। यानी कि हर एक कार्बन एटम जो होगा ना, वो केवल एक ही हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा। यहां पर तो हर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में जुड़ा था, लेकिन यहां पर हर एक कार्बन का एटम केवल एक ही हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा, लाइक दिस। तो आप बोलोगे कि मैम फिर इनकी टेट्रावैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि अगर आप ये आप रैंडमली कोई भी कार्बन एटम को देखो तो यहां पर अभी फिलहाल हर एक कार्बन एटम 3 ही बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे कि ये देखो, ये कार्बन है 1 2 3, एक और बनाना है तो कैसे बनेगा, अरे कुछ नहीं, अगर नहीं है हाइड्रोजन के एटम्स और, तो कार्बन एटम्स बोलेंगे कि भैया हम तो कैटेनेशन भी शो करते हैं ना भाई, वैसे भी जुड़े ही हुए हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू, एक और बॉन्ड बनाना है सबको, तो चलो आपस में बना लेते हैं। तो ये दोनों कार्बन एटम्स बेटा मिल करके क्या करेंगे, एक और बॉन्ड बना लेंगे, मतलब कि बन जाएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो इन दोनों ही कार्बन एटम्स की जो टेट्रावैलेंसी है वो हो गई है सेटिस्फाइड। अब इसने भी बना लिए हैं 4 बॉन्ड और इस वाले ने भी बना लिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। सिमिलरली इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में भी क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा, इन दोनों कार्बन एटम्स की भी टेट्रावैलेंसी हो जाएगी सेटिस्फाइड। देखो ना, इसने बना लिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, और इसने भी 1 2 3 4। सिमिलरली इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में भी क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया क्या बेटा, बेंजीन।
तो अगर आपको कोई स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के लिए बोले तो आप क्या बताओगे? उसको यही बताओगे कि भैया जो साइक्लोहेक्सेन है उनमें इस कंपाउंड में मतलब कार नहीं 6 कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और हर एक कार्बन एटम 2 और हाइड्रोजन एटम्स के साथ में जुड़ता है। बट इन बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपको ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ये देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और हर एक कार्बन एटम केवल एक ही और हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा। ठीक है, सो बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स वेयर एज साइक्लोहेक्सेन हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स। और आप एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो कि बेंजीन में आपको ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ विनेगर। बेटा व्हाट इज विनेगर? पानी में डाल दो एसिटिक एसिड, बोले तो इथेनोइक एसिड, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? CH3COOH। कोई दिक्कत तो नहीं? विनेगर में क्या होता है बेटा? पानी और एसिटिक एसिड ही होता है, इथेनोइक एसिड ही होता है, और फॉर्मूला उसका मैंने आपके सामने लिख ही दिया है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? डिस्क्राइब द केमिकल इक्वेशन व्हाट दैट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉल। नाउ यू हैव इथेनॉल नशे आते हैं इससे, ठीक है ना? इसकी रिएक्शन आपको करवानी है सोडियम के साथ, तो बताओ क्या बनेगा? देखो, जैसे ही सोडियम देखेगा इथेनॉल में इस हाइड्रोजन को, जैसे ही बेटा सोडियम देखेगा हाइड्रोजन में, सॉरी, जैसे ही सोडियम देखेगा इथेनॉल में इस हाइड्रोजन को, उसका हो जाएगा दिमाग खराब उसको देख करके। क्यों? वो बोलेगा कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज में मैं हाइड्रोजन के ऊपर आता हूं, मैं इससे मोर रिएक्टिव हूं, तो ये मेरे सामने जाना, इसकी क्या मजाल कि कंपाउंड बना के बैठा हुआ है। बेटा सोडियम एटम आएगा और हाइड्रोजन को यहां से मुक्का मार करके भगा देगा और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा। क्या बना लेगा? C2H5ONA, और हाइड्रोजन हो जाएगा बेघर। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा बेघर। वो रोएगा कि यार मुझे तो तुम लोगों ने बिल्कुल ऐसे अलग कर दिया, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? भाई मुझे भी तो कोई साथी मिलना चाहिए ना जिसके साथ मैं भगूं। भाई इंसान घर से भगता है तो किसी ना किसी के साथ भगता है। तो सोडियम बोलेगा कि मैं क्या करूं, तो ये हाइड्रोजन एटम बोलेगा कि यार मुझे भगा रहे हो ना, तो मुझे पार्टनर भी ला के दो, मैं ऐसे नहीं भागूंगा। तो सोडियम बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा हम इंतजाम करते हैं, तुम्हारे पार्टनर का हम इंतजाम करते हैं। कैसे? सोडियम एटम बोलेगा कि मैं काम करता हूं, मैं ना अपना एक और एटम लेकर के आता हूं और यहां पर ना इथेनॉल का एक और मॉलिक्यूल लेकर के आते हैं। भाई पहले आपके पास सोडियम का एक एटम था, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल था। जहां पर सोडियम के एटम ने हाइड्रोजन के एटम को मुक्का मार के भगा दिया, अब वो बोल रहा है कि मुझे भी कोई चाहिए जिसके साथ मैं भागूं। तो इसलिए हमने यहां पर क्या करा, सोडियम ने बोला कि यार मैं एक और एटम लेकर के आता हूं, यहां पर इथेनॉल का भी एक और मॉलिक्यूल लेकर के आओ। तो जो दूसरा एटम होगा बेटा सोडियम का, वो क्या करेगा? इथेनॉल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल में जो ये हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा सोडियम एटम बेटा इथेनॉल के दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के दूसरे हाइड्रोजन एटम को मुक्का मार के वहां से भगा देगा कि तुम भी निकलो यहां से, और खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएगा और क्या बना लेगा? C2H5ONA। यानी कि यहां से भी क्या हुआ है बेटा? एक हाइड्रोजन एटम को मुक्का मार करके भगाया गया है। यहां से तो भगाया गया था, यहां से भी भगाया गया है। और अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा बेटा, दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? मिलकर के हाइड्रोजन गैस। भाई हाइड्रोजन एटम का यही तो दुखड़ा था ना कि मुझे भगा तो दिया, पर मेरे साथ कोई हो तो जिसके साथ मैं भागूंगा, मैं अकेला कैसे भागूं? तो उसको एक और हाइड्रोजन एटम दे दिया ताकि क्या बन जाए? गैस बन जाए, H2 मॉलिक्यूल बन जाए। तो वो दूसरा बेटा एटम कहां से आया है? तो यहां पर हमने सोडियम का भी एक एटम बढ़ाया और इथेनॉल का भी हमने एक मॉलिक्यूल और बढ़ाया, ताकि यहां से एक और क्या हो? H डिस्प्लेस हो और वहां पर क्या बन जाए? H2 बन जाए। तो फाइनली आपकी इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी बेटा? ट्वाइस ऑफ इथेनॉल प्लस ट्वाइस ऑफ सोडियम क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ C2H5ONA। बेटा इसका वो क्या होता है, नाम क्या होता है इस कंपाउंड का? इसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है ना? तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा?
इथेनॉल और सोडियम के बीच में जब रिएक्शन होगी तो बनेगा सोडियम इथॉक्साइड, बोले तो C2H5ONa प्लस वहां पर हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये उसी की रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़े। State reasons to explain why covalent compounds are bad conductors of electricity and have low melting and boiling points। देखो covalent compounds के लिए अपन बोलते हैं कि they are bad conductor of electricity, और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि for the conduction of electricity या तो free electrons हो या free ions हो, क्योंकि जब free ions flow करते हैं, जब free electrons flow करते हैं, तभी हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। जब हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, तो तुमको पता है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल से। और एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल बेटा कब बनता है, तुम अपने दिल पर ये हाथ रख करके बताओ कि एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है बेटा, तब जाकर के दोनों एटम्स के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल जब पास पास इकट्ठा होके आ जाते हैं तो क्या बनता है, फाइनली एक कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। तो बेटा एक कोवेलेंट कंपाउंड के पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री आयंस होते हैं। भाई अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे दूसरे वाले एटम को, तो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं। जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया होता है वो बनता है पॉजिटिव आयन, जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो बनता है नेगेटिव आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है दो एटम्स के बीच में, तब जाके बनते हैं आयंस, और तब जाकर के अपन बोलते हैं कि हाँ इस कंपाउंड में क्या है, आयंस है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा पाएगा। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं बेटा, वहां पर तो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, वहां पर तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पर तो आयंस बन ही नहीं रहे और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री आयंस होते हैं, आयंस ही नहीं होते, फ्री तो बहुत दूर की बात है बेटा, आयंस ही नहीं होते हैं, तो वो कहां से करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, वो इसलिए बेटा कि जैसे कि मान लो कि अपने पास मीथेन कंपाउंड है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब मीथेन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, मतलब कि जैसे कि ये अगर आप एक ले लो मीथेन का मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पर आपको कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके बीच में देखो आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हुए नजर आएंगे। कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो बेटा यहां पर जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने ना, यहां पर जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यहां पर जो 4 बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की यहां पर बात नहीं हो रही, यहां पर तुम्हें जितने भी एक कंपाउंड में तुमको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो तुमको कोवेलेंट बॉन्ड्स मिलते हैं बेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखने वाले जो फोर्सेस होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखने वाले जो फोर्सेस होते हैं, जो रस्सी होती है बेटा, वो कमजोर होती है। ये मत बोलना कि कोवेलेंट बॉन्ड्स ही जो है ना वीक होते हैं, नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड्स तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड्स तुमको मिल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा ये वीक होते हैं। तो जरा सी आप जो है ना कंपाउंड को हीट दे दो तो वो जरा से में मेल्ट हो जाएंगे, जरा से में बॉयल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कमजोर है। तो उस फोर्स को और कमजोर करने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट लगानी नहीं पड़ती, वो फट से क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं, फट से बॉयल हो जाते हैं। तो आप यही लिखोगे कि इन कोवेलेंट बॉन्ड या इन कोवेलेंट कंपाउंड्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक, जिसके कारण उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी बच्चा ये लिख के नहीं आएगा कि मैम कोवेलेंट बॉन्ड्स वीक होते हैं, नहीं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं वो वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज।
होमोलोगस सीरीज क्या होती है? देखो अपन ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक कंपाउंड को उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके पास होती हैं वो उसको कहां से मिलती हैं? तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में बेटा जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वही ग्रुप क्या करता है? उस कंपाउंड को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास लाइन से क्या है, 6 कंपाउंड्स हैं और 6 के 6 कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स पर सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सपोज हाइड्रोक्सिल जो OH ग्रुप होता है वो लगा हुआ है, मतलब तुम्हारे पास 6 कंपाउंड्स हैं और 6 के 6 कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब क्या बेटा कि उन 6 के 6 कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। तो अपन केमिस्ट्री में क्या करते हैं, वो सारे कंपाउंड्स जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि वो सारे कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एक जैसी हैं, उनको उठा करके बेटा अपन एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं। अरेंजमेंट कैसे करते हैं? तो उनके मतलब उन सारे कंपाउंड्स को हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, है ना। सारे कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, उनको हम सीरीज में अरेंज करेंगे। बट कैसे? तो उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में, यानी कि सीरीज में सबसे पहला वो मेंबर आएगा, वो कंपाउंड आएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। उसके नीचे थोड़ा सा भारी वाला, मतलब वो कंपाउंड जिसका मास थोड़ा ज्यादा होगा, वो आएगा। सीरीज में सबसे नीचे आपको वो कंपाउंड दिखेगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये होती है बेटा होमोलोगस सीरीज। और ऐसे ही सीरीज को बेटा अपन क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अल्कीन्स सीरीज का आपको क्या करना है बेटा? सेकेंड मेंबर का नाम बताना और आपको उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। कृपया करके बेटा अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज का जो सेकेंड मेंबर है उसको कोई भी बच्चा इथीन नहीं बोलेगा। अगर तुम अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज का सेकेंड मेंबर इथीन बोलते हो तो तुम्हारे हिसाब से पहला मेंबर क्या होगा? मीथीन होगा। बेटा मीथीन तो कुछ होता ही नहीं है। अल्कीन का मतलब क्या है? वेरी सॉरी, कार्बन एटम्स के बीच में एक अल्कीन का मतलब बेटा मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन के एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक क्या हो? डबल बॉन्ड हो। तो बेटा डबल बॉन्ड के लिए कम से कम तुम्हारे पास 2 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए ना भाई, डबल बॉन्ड चाहिए है अल्कीन में, तो कम से कम 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए ना, तब जाके क्या करोगे उनके बीच में तुम डबल बॉन्ड बना पाओगे। अगर तुम बात करते हो मीथेन की, तो बेटा मीथेन में तो कार्बन का एक ही एटम होता है, वो किसके साथ बनाएगा डबल बॉन्ड? नहीं बना पाएगा। तो मीथेन कुछ नहीं होता है ना, मिथाइन होता है। तो इसीलिए अल्कीन्स की जो होमोलोगस सीरीज होती है बेटा, उसकी शुरुआत होती है इथीन के साथ, जिसमें कि मिनिमम कार्बन के 2 एटम्स होते हैं और उनके बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। ये होता है पहला मेंबर। फिर सेकेंड मेंबर होता है वो जिसमें कि कार्बन के होते हैं 3 एटम्स। ठीक है, अब जोड़ दो सारे हाइड्रोजन एटम्स। कितना हो जाएगा ये? C3H6 है ना। सो दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो बता दिया। होमोलोगस सीरीज अल्कीन्स की जो होती है उसका सेकेंड मेंबर होता है बेटा प्रोपीन, फर्स्ट मेंबर होता है इथीन, और उसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when ethanol and ethanoic acid react with each other in the presence of concentrated sulfuric acid? आपके पास है बेटा इथेनोइक एसिड प्लस आपके पास है इथेनॉल। ठीक है, थोड़ा घुमा के लिख दिया है, डरना मत कि मैम आपने इथेनॉल को क्या कर दिया। अरे कुछ नहीं बेटा, OH को यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इनको आपने डाल दिया है किसके साथ, या इनके मिक्सचर में आपने डाल दिया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि क्या होता है बेटा?
ये होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जहां जाएगा वहां से पानी निकाल देगा। इसको अभी आपने कहाँ डाला है? इसको आपने डाला है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के मिक्सचर में। तो ये क्या करेगा? वहां पर जाकर के इनके मिक्सचर में से पानी निकाल लेगा। कैसे पानी निकालेगा? देखो कहने को तो ये एसिड है। इथेनॉइक एसिड क्या है बेटा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमको पता है कि एसिड क्या करते हैं, पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयंस निकालते हैं। लेकिन फॉर अ चेंज ये इथेनॉइक एसिड बोलता है कि यार आज मेरा मन है, जब मैं इथेनॉल के साथ में रिएक्ट कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेरा मन है, क्या मन है कि मैं अपना ये OH ग्रुप निकाल करके फेंक दूं। हम बोलेंगे कि भैया तुम तो एसिड हो, तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं कोई बात नहीं, आज मेरा मन है OH ग्रुप निकालने का। हमने कहा ठीक है भैया तुम्हारा है, OH निकालना है, H निकालना, तुम्हारी मर्जी, निकाल लो। तो बेटा इथेनॉइक एसिड से आता है क्या? OH ग्रुप। और जो ये इथेनॉल है इससे आता है ये H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड से आया OH नेगेटिव आयन और इथेनॉल से आ गया क्या बेटा? H पॉजिटिव आयन। मिला दो इनको, क्या बन जाएगा? अरे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पानी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यही तो मैं बोल रही थी कि ये क्या करेगा बेटा, इनके मिक्सचर में से पानी निकाल देगा। निकाल दिया पानी, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो बचा हुआ है उसको जोड़ दो उठा करके। और क्या क्या बचा हुआ है? यहां से बचा हुआ है CH3CO, CH3 C डबल बॉन्ड O। अभी ये जो कार्बन है बेटा, ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ये एक और बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? तो जो यहां पर बचा हुआ है ना इथेनॉल का OC2H5, इसके साथ में। वो भी कैसे? तो देखो C2H5O में से जो O है, इसका जो एक बॉन्ड बना हुआ था H के साथ, वो तो टूट गया। तो अब यहां से कार्बन का एटम और यहां से ऑक्सीजन का एटम बेटा, इनके बीच में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा और क्या बन जाएगा? इथाइल इथेनोएट बन जाएगा, मतलब कि तुम्हारा एस्टर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज एस्टर। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं ये। तो यही पूछा था कि क्या होगा जब इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को मिला करके जो है ना मिक्सचर को अपन डाल देंगे किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आप बोल सकते हो कि भैया वहां पर बनेगा एस्टर, पानी निकल जाएगा और जो बचेगा उसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एस्टर इथाइल इथेनोएट। ठीक है, चलो ये देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डीनेचर्ड अल्कोहल? व्हाट इज द नीड टू डीनेचर अल्कोहल? सबसे पहली बात तो डीनेचर्ड अल्कोहल होता क्या है और इसके बाद में उसकी जरूरत क्या होती है, मतलब अल्कोहल को डीनेचर करने की देखो जरूरत क्या होती है। देखो बड़ा बहुत सीधी सी बात है वेरी सॉरी, बहुत सीधी सी बात है कि जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह के कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस को बनाने में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज में इथेनॉल की जरूरत पड़ती है और इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है बेटा, इथेनॉल को जो है सस्ते में देती है। एक्साइज ड्यूटी जो ना इथेनॉल पे कम लगाती। क्यों? क्योंकि भाई इतने सारी इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाने में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है एज एन इंग्रेडिएंट, एज अ रॉ मटेरियल, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, ज़्यादा उसको मतलब हाई फाई रेट पर जो है ना नहीं बेचती है, मतलब बेचती नहीं, देती नहीं है ना। तो लोग जो है अब उसको गलत फायदा उठाते हैं कि दारू है सस्ती मिल रही है, वो उठा के पी लो। पता चला कि एक टैंकर जा रहा है इथेनॉल भर के किसी इंडस्ट्री में, कुछ लोगों ने आकर के जो है ना वो टैंकर को जो है ना घेर लिया, ड्राइवर को पिटाई कर दी, उसको मार के भगा दिया, और जो टैंकर में इतना सारा जो इथेनॉल भरा हुआ था वो खुद पी गए, ले गए, लूट लिया बेसिकली इथेनॉल के टैंकर को। और वहां पर वो इंडस्ट्री बैठी इंतजार कर रही है कि हाँ जब इथेनॉल आएगा तो हम क्या करेंगे, अपना जो है ना कंपाउंड बनाएंगे। तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो मिसयूज ना हो इथेनॉल का, वो इथेनॉल जो इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल किया जाने वाला है उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए इथेनॉल को जो है अल्कोहल को डीनेचर करना पड़ता है, यानी कि उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या बैड टेस्टिंग सब्सटेंस उसमें जो है ना मिला देते हैं ताकि वो कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाए। कमर्शियल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो इथेनॉल यूज किया जाने वाला है उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए उसको कंजम्पशन के लिए जो है अनफिट बनाते हैं। कैसे? या तो उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देंगे या फिर उसमें कोई बैड टेस्टिंग सब्सटेंस मिला देंगे ताकि कोई उसको पी ना पाए, जहां उसका इस्तेमाल होना है वही हुए। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा अल्कोहल की डीनेचरिंग। मतलब
इसको अपन बोलते हैं अल्कोहल को डीनेचर करना, उसमें कुछ गंदा टेस्ट वाला सब्सटेंस मिला देना या उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देना ताकि उसको लोग पी ना पाए। जैसे कि उसमें पायरिडीन मिला देते हैं, मिथनॉल मिला देते हैं। इथेनॉल से तो नशे चढ़ते हैं, लेकिन मिथनॉल से बेटा ऐसे नशे चढ़ेंगे कि इंसान सीधे ऊपर ही निकल लेगा। मिथनॉल की स्मॉल क्वांटिटी भी बेटा क्या होती है, लीथल होती है, जान जा सकती है। नहीं पेपर में आता है कि 20 लोगों ने जहरीली शराब पी और वो मर गए। जहरीली शराब का मतलब क्या होता है बेटा, उन्होंने डीनेचर्ड अल्कोहल ही पिया होता है। उनको नहीं पता होता कि ये जो अल्कोहल है ये वो वाला नहीं है, ये डीनेचर्ड अल्कोहल है, वो उठा के पी लेते हैं और निकल लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो पायरिडीन, कॉपर सल्फेट कलर के लिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, मिथनॉल वगैरह मिला देते हैं ताकि वो जो है पीने लायक ना रह जाए। सो द इथाइल अल्कोहल या सिंपल इथेनॉल which contains small amount of methyl alcohol or copper sulfate is called denatured alcohol. The purpose of denaturing the alcohol is to make it unfit for drinking purposes. Denatured alcohol is also used for industrial purposes. चलिए next question. Complete the reaction and names of the products formed. Okay, दो reaction है बेटा, complete करो और बताओ क्या नाम होगा प्रोडक्ट्स का। इथेनोइक एसिड है, रिएक्शन हो रही इसके साथ, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हो रही किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बेटा ये एक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली है, और तुमको पता है कि जब एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, पानी बनता है, नमक बनता है, वही बना दो। तोड़ दे इसको आयंस में, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, यहां से भी भाई ये तो इथेनोइक एसिड क्या है बेटा, एसिड है ना, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन निकालेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, CH3COO नेगेटिव आयन। तो Na पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, CH3CO नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन। अब क्या होगा, ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो H पॉजिटिव यहाँ से जो निकला है वो OH नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा बेटा, पानी बन जाएगा। फिर CH3COO नेगेटिव आयन जाके जुड़ेगा Na पॉजिटिव के साथ, क्या बन जाएगा, सॉल्ट, CH3COO Na। इससे अपन क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट। वो सोडियम इथॉक्साइड था बेटा, C2H5ONa, ये है सोडियम इथेनोएट, CH3COONa। ठीक है, तो सॉल्ट है और पानी बन गया, हो गई अपनी रिएक्शन कंप्लीट। एक दूसरी की बात करते हैं, इथेनॉल है, इसका बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, ये बेटा KMnO4 कर लेना है ना, प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा ये, है ना। तो क्या होगा, इथेनॉल को अगर तुम करवा दोगे, ऑक्सीडेशन उसका करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यहाँ पर लिखो, देखो शुरुआत पता है कैसे होती है, आपके पास इथेनॉल है, जब इसको अपन क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज करते हैं ना, तो सबसे पहले पता है क्या होता है भाई, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए दैट इज ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो वो भी तो बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन ही है ना। तो सबसे पहले पता है क्या होता है, इथेनॉल से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, इथेनॉल से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और निकलते हैं और ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या करते हैं, पानी बना लेते हैं। यानी कि अब इस मॉलिक्यूल में क्या रह गया है, कार्बन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स, जो आपस में पता है कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। भाई आपके पास इथेनॉल था, आप उसको ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, 2 हाइड्रोजन के एटम्स वहां से निकल रहे हैं, अब वहां पे कार्बन के 2 एटम्स बचे हैं, हाइड्रोजन के 4 बचे हैं एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम बचा है। तो ये आपस में पता है कुछ इस तरीके से जो है अरेंज हो जाते हैं कि ये कार्बन का एटम पहला वाला, उसके साथ जुड़ गए हैं हाइड्रोजन के 3 एटम्स, ठीक है ना, ये दूसरा वाला कार्बन एटम है, ये जुड़ गया है डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन एटम के साथ। तो देखो ये क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया बेटा, अल्कोहल से अल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया, अरे ये इथेनॉल बन गया कि नहीं बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर इसका करवाएंगे ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, कुछ नहीं, इसमें एक बेटा ऑक्सीजन आकर के और जुड़ जाएगा,
भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आकर के चिपक जाए, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो अब क्या होगा इस पूरे मॉलिक्यूल में बेटा, एक ऑक्सीजन आप बोल सकते हो कि आकर के और जुड़ने वाला है। तो क्या होने वाला है, देखो CH3 COOH बनने वाला है। क्या बनने वाला है, CH3 COOH, मतलब कि तुम्हारा वही एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड बनने वाला है। तो होता क्या है कि डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि हाँ इथेनॉल का जो है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, सीधे इथेनॉइक एसिड बनेगा। बट कैसे बनेगा वो तुमको मैंने प्रोसेस समझाई कि पहले इथेनॉल बनेगा फिर इसके बाद में ये बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये देख लो। ओके बेटा, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। देखो हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, वो पानी जिसके साथ साबुन झाग ना दे। भाई साबुन का काम होता है झाग देना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन सपोज किसी दूसरे शहर में गए हैं घूमने घामने के लिए, है ना, होटल में रुके हैं, कपड़े धोने की बारी आई तो बाल्टी में पानी डाला कपड़े धोने के लिए, लेकिन झाग ही नहीं आ रहा है, साबुन झाग ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहां उस शहर का जो पानी हो वो कैसा हो, हार्ड वाटर हो। तो हार्ड वाटर बेटा वो वाटर होता है जिसमें कि साबुन झाग नहीं देता है, लेदर नहीं करता। ठीक है ना, दैट इज हार्ड वाटर। ऐसा क्यों, वही तुमको मैं समझाने की यहां पर देखो कोशिश कर रही हूं। देखो होता क्या है, हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स, तो बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स। ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कहां, हार्ड वाटर में। अब होता क्या है कि जब तुम सोप डालते हो तो जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जैसे कि मान लो ये क्या है, सोप मॉलिक्यूल है, इनकी जाके रिएक्शन हो जाती है किसके साथ, इन सॉल्ट्स के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस के साथ। तो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बेटा सॉल्ट्स बन जाते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, जो कि पानी में होते हैं क्या, इनसॉल्युबल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सारे सॉल्ट्स होते हैं, इन सॉल्ट्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। तो जब सोप मॉलिक्यूल अपन डालेंगे तो सोप मॉलिक्यूल जाकर के इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ बेटा क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। और क्या बन जाता है बेटा, यहां पर बन जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, कुछ इस तरीके से। ऐसे लंबे लंबे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बन जाते हैं, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, जो कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये पानी में होते हैं इनसॉल्युबल, ये पानी में घुलते नहीं है। इनफैक्ट अब पानी में तो घुल नहीं रहे हैं तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और पानी की सरफेस के ऊपर आकर के ऐसे तैरने लग जाएंगे, व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं। और उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्कम बोलते हैं। यही है स्कम, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में पानी की सरफेस के ऊपर आकर के तैरने लग जाते हैं, उसी को अपन बोलते हैं स्कम। अब क्योंकि जो भी आपने सोप डाला है पानी में, सोप मॉलिक्यूल्स जाकर के क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन कर, भाई सोप मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है, पानी में जाकर के माइसेल्स बनाना, झाग बनाना, उसी से झाग बनता है। लेकिन यहां पर जो तुम सोप मॉलिक्यूल्स बेटा डाल रहे हो वो माइसेल्स बना तो रहे ही नहीं है, बल्कि कुछ अलग ही काम करने में लग पड़े हैं, स्कम बनता जा रहा है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि पानी में झाग ही नहीं आ पाता, माइसेल्स ही नहीं बन पाते हैं। अब इस बात समझ में कि नहीं, देखो soaps are basically sodium and potassium salts of long chain fatty acids. These salts help in cleansing and emulsifying action that is required for the cleaning purposes and formation of foam. When soap is dissolved in hard water, it reacts with calcium and magnesium ions which are present there and form calcium and magnesium salts of long chain fatty acids. These salts are not miscible in water, मतलब कि dissolve नहीं होती, घुलती नहीं है, and form a white layer on the surface of the water called scum. This scum prevents the foaming action and cleansing या cleaning and inhibiting the function of the soap. और यही scum क्या करेगा बेटा, झाग नहीं बनने देगा, लेदर नहीं आने देगा, साफ जो है कपड़े को नहीं करने देगा। ये देखो ये बन गया scum, कैल्शियम स्टेरेट है ना, ये मैग्नीशियम स्टेरेट, लाइक दिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया, बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, C5H10। अब फटाफट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे। कार्बन के 5 एटम्स हैं और साइक्लो वर्ड है, इसका मतलब क्या, साइकिल में अरेंज होंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्या करोगे, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग करवा दोगे, ये लो, ठीक है। फिर इसके बाद में हर एक कार्बन एटम को बेटा हर एक कार्बन एटम को 2 हाइड्रोजन एटम से जोड़ दो, ठीक है ना। हर एक कार्बन एटम को 2 H एटम के साथ जोड़ दो। लाइक दिस। अब चाहो तो गोले गोले भी बना दो, क्योंकि बिना गोले के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये लो, ज्यादा नहीं बनाना वरना वो गिचपिच हो जाएगा। इतना कि समझ में आ जाए, बस ऐसे बनाना। बस इतना काफी है, ठीक है। चलिए ये देखो, ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस सवाल के बेटा 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये बोल रहा है कि केमिकल टेस्ट बताओ ताकि हम बता पाए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मतलब डिफरेंशिएट कर पाए। तो देखो, आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा सकते हो। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि उन कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, सबके सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो वहां पर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। कम से कम एक तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो जब आप दोनों में ब्रोमीन वाटर डालते हो तो होता क्या है, यहां पर तो देखो ऑलरेडी कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना। तो यहां पर अगर ब्रोमीन बोलेगा कि भैया हमें भी जोड़ लो, तो बोलेंगे कि हम कहां जोड़े, हम क्यों जोड़े, ऑलरेडी हर एक कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू। तो ब्रोमीन वाटर को यहां पर जो है ना जगह नहीं मिलती। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो ब्रोमीन को यहां पर जगह मिल जाती है। कैसे, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, इथीन है, ठीक है ना। अब ब्रोमीन आया तो बोलेगा हमें भी जो है ना बिठा लो। तो कैसे बिठाया जाएगा, इनके बीच में जो डबल कोवेलेंट बेटा बॉन्ड बना हुआ है ये टूटेगा, केवल एक बॉन्ड रह जाएगा। यानी कि अब दोनों कार्बन एटम क्या कर सकते हैं, एक एक बॉन्ड और बना सकते हैं। तो वो किसके साथ बनाएंगे बेटा, वो बना लेंगे दोनों एक एक ब्रोमीन एटम के साथ। तो होता क्या है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप ब्रोमीन वाटर डालते हो बेटा, तो ब्रोमीन जाकर के ऐड हो जाता है कंपाउंड में, जिसके कारण ब्रोमीन वाटर का वो जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो हो जाता है डिसअपियर। तो अपन बोलते हैं कि जो अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, वो ब्रोमीन वाटर को कर देते हैं डीकलराइज। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है कहाँ, मॉलिक्यूल में, वो जाकर के ऐड हो जाता है मॉलिक्यूल में बेटा, तो उसका जो कलर है वो हो जाता है डीकलराइज, गायब हो जाता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रोमीन को अपने आप में शामिल करते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास और कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड होता ही नहीं तोड़ने को। तो यहां पर उसका कलर डिकलराइज नहीं होगा, घूमेगा नहीं। तो ये टेस्ट होता है किसके बीच में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। बेटा इथेनॉल को अगर तुम कंबशन करवाओगे तो क्या ही बनेगा, सबको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और निकलेगी ढेर सारी हीट एंड लाइट, ठीक है। फिर उसके बाद में नेम द 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग एल्कोहल। एल्कोहल को जलाने पर तो जो एनर्जी निकलती है वो कौन सी होती है, हीट एंड लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा अगर मीथेन और क्लोरीन के बीच में
रिएक्शन हुई, सपोज यूवी लाइट इस्तेमाल कर रहे हो या सनलाइट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है, एक हाइड्रोजन एटम यहां से हटता है, एक हाइड्रोजन एटम हटता है यहां से, और उसकी जगह पे क्या होता है बेटा, एक क्लोरीन एटम आ जाता है। तो क्या बन जाता है, CH3Cl बन जाता है, और जो एक H एटम हटा है वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ में मिलकर के क्या करता है, HCl बना लेता है। तो इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन मतलब एक हाइड्रोजन एटम हटा तो उसकी जगह पे एज अ सब्स्टिट्यूट कौन आ जाता है, क्लोरीन एटम। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। It is because chlorine atom substitutes H atom of methane to form chloromethane and HCl। कि क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है उसी के कंपाउंड में से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 5 electrons in its valence shell. This element is major component of air. It exists as a diatomic molecule। एक एलिमेंट के बारे में बेटा आपको बताया जा रहा है जिसके एटम में बोला जा रहा है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। ये मेजर कंपोनेंट है हमारी एयर का। तो बेटा एयर का मेजर कंपोनेंट क्या होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस। तो बेटा यहां पर कुछ नहीं, नाइट्रोजन एलिमेंट की बात की जा रही है ना। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,5। देखो ना वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बस तो बेटा यहां पर बात हो रही है नाइट्रोजन की ही। इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, N2 के फॉर्म में जो ना नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है, ये भी सही बात है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, कर लिया नाइट्रोजन। शो द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट। 2 एटम्स के बीच में N2 बेसिकली मॉलिक्यूल कैसे बनता है आपको वो बताना है। तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। देखो नाइट्रोजन का एक एटम है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और एटम आ गया, इसके भी वैलेंस शेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बना दिए। अब क्या होगा, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली शेयर करेंगे, तो क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। भाई देखो ना आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए 3 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, है कितने, 5। यानी कि हर एक नाइट्रोजन एटम को बेटा 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि उनका ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट। तो इसीलिए क्या होगा, दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ अपने एक एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ और ये करेगा इसके साथ। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी। इसका मतलब क्या, यहाँ पर बेटा बनने वाले हैं 3 कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तब जाके बनेगा क्या, N2 मॉलिक्यूल। राइट द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स, कोवलेंट बॉन्ड, पहले अपन ने बता दिया। ठीक है, अगला सवाल बेटा, राइट IUPAC नेम्स ऑफ दिस एंड दिस। तो बेटा CH3CO, CH2CH3, अरे भाई यहां पर तो मुझे कीटोन ग्रुप दिख रहा है। ओके, तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, IUPAC नेम में रूट वर्ड डिसाइड करूंगी। रूट वर्ड डिपेंड करता है कि भाई मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, कितने यहाँ पर एटम्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल होता है ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है, एन, लेकिन हमें बाद में पता चला कि भैया इसमें क्या है, कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, ऑन। तो आखिरी के ई को हटा करके नियम क्या बोलता है, लगा देना ऑन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट CH3CH CH3OH। ओके, यहां पर बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल है ये। कार्बन के एटम्स कितने हैं, 3 के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, प्रोप। प्राइमरी सफिक्स एन, नियम क्या बोलता है, आखिरी के ई को हटा करके ऑल लगा देना, क्योंकि आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। लेकिन क्योंकि सेकेंड कार्बन पर है OH ग्रुप, तो नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पे आ रहा है OH, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2ऑल, या आप इसको 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, ताकि आप ये बता दो कि भैया सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये तो वो है मिथेनोइक एसिड, COOH ग्रुप है,
ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स क्या लगेगा ओइक एसिड, और कार्बन का एक ही एसिड एटम है तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, कीटोन तो नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है बेटा, ये एस्टर है। एस्टर क्या होता है, RCOOR होता है कि नहीं होता, तो ये वही तो है RCOOR, ठीक है, इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 carbon compounds X and Y have the molecular formula C4H8 C5H12 respectively, ठीक है। आपके पास दो कंपाउंड है बेटा X and Y, X का फॉर्मूला है C4H8 और Y का है C5H12, ठीक है। Which one of these is most likely to show addition reaction, इनमें से बेटा कौन addition reaction बताएगा, justify your answer। बेटा अगर आप X को देखोगे तो इसके फॉर्मूले में कार्बन के 4 एटम्स आ रहे हैं और हाइड्रोजन के 8 एटम्स आ रहे हैं। C4H8, यार ये तो अल्कीन लग रहा है, अल्कीन लग रहा है। अल्कीन मतलब क्या, कार्बन के 4 एटम्स हो गए, सपोज इन दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है बेटा, दिस इज ब्यूटीन, ये अल्कीन है यार। C5H12 का मतलब क्या है, ये है अल्केन। अल्केन मतलब कि कौन सा वाला, पेंटेन, क्योंकि कार्बन के 5 एटम्स है ना, तो पेंटेन ब्यूटीन, ये अल्कीन है, ये अल्केन है। एडिशन रिएक्शन कहाँ कौन देगा बेटा, अल्कीन देगा। क्यों भाई, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड सपोज टूटेगा, जैसे कि मान लो कि मुझे इस मॉलिक्यूल में क्या करना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स जोड़ने हैं, तो कैसे जोड़ूंगी मैं, इन दोनों कार्बन के बीच में जो एक और डबल बॉन्ड टाइप का बना हुआ है, मैं उसको तोड़ दूंगी, 2 की जगह पे मैं एक बॉन्ड बना दूंगी, फिर दोनों ही कार्बन एटम्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों को एक एक और हाइड्रोजन एटम से जोड़ दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अल्केन में ये काम करना चाहूं, अल्केन में अगर मैं ये काम करना चाहूं तो बेटा जगह कहां है, जगह कहां है, ऑलरेडी 5 जो कार्बन एटम्स है उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और हर एक कार्बन एटम कुछ और हाइड्रोजन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, टेट्रावैलेंसी ऑलरेडी क्या है, सेटिस्फाइड है। तो अगर मुझे और यहां पर हाइड्रोजन एटम जोड़ना तो मैं कैसे जोड़ पाऊंगी, आप क्या चाहते हो कि इनके बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा, बेटा वो नहीं टूटेगा, डबल और ट्रिपल टूट सकते हैं, सिंगल नहीं टूट पाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों में से कौन देगा एडिशन रिएक्शन बेटा, X देगा। ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन इन दिस केस, तो यहां पर देखो उसी का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। सो कंपाउंड X बिलोंग्स टू अल्कीन और Y जो है वो क्या है, अल्केन है। तो देखो आपके पास ब्यूटीन है, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो देखो क्या हुआ है, 2 के बीच में जो 2 कार्बन एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड था बेटा वो टूट के सिंगल सिंगल हो जाएगा, और देखो क्या होगा, दोनों कार्बन के साथ साथ एक एक हाइड्रोजन एटम और जुड़ जाएगा। सो दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कंपाउंड X, या बोल सकते हो कि ब्यूटीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, out of sodium chloride and methyl chloride which has higher melting and boiling point। अब आप बोलोगे कि मैम NaCl है, मिथाइल क्लोराइड है, हमें क्या पता किसका मेल्टिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, याद करना पड़ेगा क्या, इतना पूछा है कि ज्यादा किसका होगा, ये नहीं पूछा कि किसका कितना होगा, ज्यादा किसका होगा, कैसे पता लगाएंगे बेटा, ये है एक आयोनिक कंपाउंड, आयंस का बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस का, और ये क्या है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम्स और क्लोरीन का एक एटम, इन सबके बीच में क्या है, इन सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है दोनों में से, आयनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो बहुत स्ट्रांग लगते हैं, तो थोड़े बहुत टेम्परेचर पर ना वो मेल्ट होते हैं ना वो बॉयल होते हैं। और अपन ने फर्स्ट मतलब इस लेक्चर की शुरुआत में अपन ने पढ़ लिया था कि जो अपने कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो होते हैं वीक टाइप के, जिसके कारण उनके MPBP लो होते हैं। बस
So intermolecular forces are small in covalent compounds. So these bonds break easily. Hence covalent compounds have low melting and boiling point. These bonds break easily. ये तो हो गया. तो hence covalent compounds have low melting boiling point. Sodium chloride is an ionic compound. Therefore उसका melting boiling point क्या होगा बेटा? Higher होगा than methyl chloride क्योंकि वो क्या है? एक covalent compound है. Okay. So here comes the last question. एक bonus question है. An organic compound X which is sometimes used as an antifreeze has a molecular formula C2H6O. बेटा antifreeze liquid के liquid के तौर पर अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? इथेनॉल का. और देखो फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा ना, C2H6O मतलब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, C2H5O. तो ये X कोई नहीं बेटा, ये आपका इथेनॉल ही है. ठीक है. X on oxidation gives compound Y. आपको अभी भी देखा था कि जब अपन इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से बनता है एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड. तो ये हो गया क्या आपका कंपाउंड Y, which gives effervescence with baking soda solution. बेटा एसिड अगर बेकिंग सोडा सोल्यूशन, जो कि क्या होता है? बेस होता है. रिएक्शन होगी तो क्या होगा? देखो एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा सोल्यूशन क्या होगा? सोडियम सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस पानी बनेगा. यही होता है, मेटल बाइकार्बोनेट है वो. व्हाट कैन एक्स एंड वाई बी? राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सब लिख दिया. एक्स है इथेनॉल, वाई है इथेनोइक एसिड और रिएक्शन क्या होगी? ये वाली होगी. इजी. ठीक है. चलिए जी, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आज अपन ने बहुत ही अच्छे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर. लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि आपने इस लेक्चर को कितना एंजॉय किया और कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आया, कौन सा नहीं आया, किसमें डाउट हुआ, सब कुछ बताइएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है. तो अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में कुछ और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल. बाय बाय, सी यू सून.